कैसे हैं आप सब? ईडीयू स्टूडेंट में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्यूटर गोपाल। चलिए आज 9th क्लास का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। आपका अभी तक मैंने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा दिया था, जिसमें कि कुछ इफेक्ट पढ़ने थे वो सब पढ़ा दिया। अब आगे जो इफेक्ट पढ़ने हैं वो चेंज इन प्रेशर के पढ़ना है। टेम्परेचर तक मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज कैसे होता है या प्रेशर के अप्लाई करने से चेंज कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो ये देख ले कि आपका बुक क्या कहता है। टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर वी हैव टू चेंज द इंटरमोलिकुलर attraction, so solid to the intermolecular force of attraction is too much। हम देखते हैं कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमें चेंज क्या करना है? प्रेशर को अगर चेंज करने के लिए तो उसमें से हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर रिड्यूस कर दें, घटा दें, तो देखेंगे क्या कि हमारा वहाँ से प्रेशर के अप्लाई करने से उसमें चेंज आने लगा, स्टेट में चेंज आने लगा। तो इसी को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बाई अप्लाइंग दो तरह से हम इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, एक प्रेशर के अप्लाइंग से और दूसरा कम टेम्परेचर के चेंज से। तो अप्लाई करेंगे कैसे? तो इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल डाल देते हैं, उसके बाद उसमें कंप्रेस करते हैं पिस्टन से। ये आपकी पिस्टन है, ये पिस्टन हो गई। इससे हम कंप्रेस करेंगे। इस सिलेंडर में मैंने एयर बबल्स कुछ डाल दिया, यानी गैस कुछ डाल दिया और उसे प्रेशर कर रहा हूँ। तो पता चलेगा कि धीरे धीरे ये इसमें चेंज होगी, थोड़ा सा इसमें चेंज आया, उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर दिया तो ये पूरी तरीके से जाकर और नीचे बैठ गया और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज कर गया। क्यों? ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जो है उसका कम गया, जिसके कारण कि वो लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चला गया प्रेशर के कारण। आपको समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा स्टेट चेंज होता है ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर अगर देखे जाए सेकेंड फैक्टर जिसके कारण कि चेंज होता है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर जैसे कि हमने किया था, बॉयल किया था वाटर को, तो उसमें देखा था कि एक स्टेट से सॉलिड अगर डाला था और उसे बॉयल कर दिया था तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, फिर ज़्यादा उसे देर तक रखा तो वो वेपर में चेंज हो गया। इसी तरीके से हमने कंडेंसेशन देखा था। कंडेंसेशन में हमने क्या देखा था कि उसे छोड़ दे, अगर थोड़ी देर तक उसे कूल होने दे तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, गैस से लिक्विड में आकर चेंज हो जाता है। इस डायग्राम को देखिए आप, ये आपका तीनों स्टेट को शो कर रहा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हमें मेल्टिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, और अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे। अगर गैस सॉलिड को गैस में चेंज करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस से जाएंगे। अगर गैस को सॉलिड में जाना है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से जाएंगे। इसी तरीके से अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना हो तो वेपराइजेशन करेंगे, हीट देंगे, और अगर गैस को लिक्विड में करना है तो कंडेंसेशन करेंगे, कूल करेंगे। तो ये आपका स्टेट चेंज का ओवरऑल डायग्राम अभी तक जो हमने पढ़ा वो है। अब आगे हमें पढ़ना है जो है इवोपरेशन। इवोपरेशन, व्हाट इज इवोपरेशन? तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में या ऐसे भी हम लोग अगर छत पे अपने क्लॉथ्स को डालते हैं तो वहाँ पे डालते हैं, थोड़ी देर उसमें सन रे पड़ती है, धूप लगती है तो वो सूख जाता है। आखिर हाउ इट्स हैपन, होता कैसे है? तो इसका आंसर है ड्यू टू द इवोपरेशन। इवोपरेशन के कारण आपका जो लिक्विड पार्टिकल यानी वाटर पार्टिकल जो क्लॉथ में प्रेजेंट है वो वेपर में चेंज होकर, हीट के कारण, हीट जब अप्लाई होता है सनरे से तो वो वेपर में चेंज होकर और इवेपोरेट कर जाता है, वहाँ से वाष्पीकरण उसका हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसको वी हैव टू ऑब्जर्व दैट when water is placed in the open container exposed at the atmosphere it disappear। वही बात है कि अगर वाटर को हम बाहर ओपन एरिया में रख दे सराउंडिंग में तो थोड़ी देर बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द इवेपोरेशन।
और अदर आपको अगर लिखना हो तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर किसी टेम्परेचर पे ये चेंज हो जाता है कि लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है तो इसे हम इवोपोरेशन बोलते हैं। अब तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इवोपोरेशन और बॉइलिंग में चेंज क्या डिफरेंस है। तो इवोपोरेशन इज द टाइप ऑफ वेपोराइजेशन दैट्स अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवोपोरेशन ऐसा लिक्विड का फेनोमेना है जो केवल सरफेस पे होता है, वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस से वो गायब होता है, वेपर में चेंज होता है। लेकिन बॉइलिंग जो है वो इंटायर लिक्विड में वर्क करता है, पूरे लिक्विड में बॉयल करते हैं जैसे हम लोग, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नीचे से हीट होके ऊपर आता है, नीचे से हीट होके ऊपर आता है। लेकिन इवेपोरेशन में हम क्या देखते हैं कि उसे जैसे ही हम रखते हैं ओपन सराउंडिंग में तो ऊपर से धीरे धीरे गैस के फॉर्म में वो वाटर चेंज होते चला जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब इसका देखते हैं कि आखिर इसमें डिफरेंस किस तरीके से हम कर सकते हैं। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट टेक प्लेस एट द बॉइलिंग टेम्परेचर विच इज फिक्स फॉर द एवरी लिक्विड। हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, वो उसी पे बॉयल करेगा। लेकिन इवेपोरेशन का कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कहीं भी इवेपोरेट कर सकता है। इवेपोरेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, इवेपोरेशन बहुत धीरे धीरे होता है, बट बॉइलिंग इज ए रैपिड प्रोसेस, ये बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में होता है। फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें तो सबसे फर्स्ट जो आपका है वो नेचर ऑफ लिक्विड है। ये लिक्विड का नेचर कैसा है जिसका इवेपोरेशन कराना है उस पर फुल्ली डिपेंड करेगा। अगर लिक्विड का नेचर ज़्यादा लिक्विफाई है तो वो आपका जल्दी इवेपोरेट्स करेगा। अगर जेली टाइप सब्सटेंस है तो उसे इवेपोरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं इथानॉल, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल, ये सब क्या होते हैं, इवेपोरेशन वेरी फास्ट होते हैं। आप देखो ना, पेट्रोल को आप थोड़ा सा बाहर निकाल के किसी कंटेनर में रखो और उसका थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, लेकिन वही वाटर को रखो थोड़ा देर लगेगा उसमें। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट करता है, बट इथानॉल, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल ये सब बहुत जल्दी आपका एस्केप करता है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। हमने पहले भी बताया, उसमें डिस्कस किया कि ये एक सरफेस फेनोमेनन है। ये कहाँ होता है, वाटर के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे, इसे कहें तो ज़्यादा बेटर है कि लिक्विड के सरफेस पे ये होता है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज देन द इवेपोरेशन इंक्रीज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, यानी कि जितना ज़्यादा कंटेनर का साइज हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया आपका लिक्विड का बढ़ेगा और उतना जल्दी ये इवेपोरेशन होगा। क्या, फिर से मैं बोलता हूँ कि एरिया के इंक्रीज, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने एक ग्लास वाटर लिया और उसे इवेपोरेशन के लिए रख दिया, और उसी एक ग्लास के सिमिलर को हमने क्या किया, एक चाइना डिश में ले लिया, बड़ा सा चाइना डिश है उसमें हमने रख दिया। तो पता चला कि ग्लास का सरफेस एरिया जो है वाटर का और जो चाइना डिश का है वो तो बड़ा है ग्लास से, तो इसलिए चाइना डिश का वाटर जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा इन रिस्पेक्ट टू द ग्लास के रिस्पेक्ट में। ये आपको समझ में आ गया। थर्ड जो है क्या है आपको पढ़ना, टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इन द वेपर स्टेट। हम जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीज करने से क्या होता है कि टेम्परेचर में इंक्रीज किया तो इंटर पार्टिकल्स जो है, जो लिक्विड हमने लिया है या जो भी इवेपोरेशन के लिए लिया है लिक्विड, उसका क्या करता है कि इंटर एनर्जी, जो इसका काइनेटिक एनर्जी है इंटर पार्टिकल का, उससे इंक्रीज कर देता है। और वो इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है रैंडम मोशन बढ़ेगा तो वो जल्दी स्केप करना चाहेगा और इसलिए वो वेपर में जल्दी चेंज हो जाता है ड्यू टू द चेंज इन या इंक्रीज इन टेम्परेचर। फोर्थ आपका आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं।
हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग है इस सब में वाटर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा प्रेजेंट है, तो इसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसे हम समझे कैसे कि ये डिक्रीज करने से कैसे होता है। तो अगर हम हीट अप्लाई करें इन्वायरमेंट में, हीट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपर बन के चला जाएगा और जिसके कारण कि इवोपोरेशन फास्ट होने लगेगा। तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे घटेगा यानी वाटर मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में घटेगा तो इवोपोरेशन उस प्लेस पे ज़्यादा होगा। फोर्थ आता है विंड स्पीड, फिफ्थ है विंड स्पीड। विंड स्पीड हवा के गति से हम कैसे पता करेंगे कि ये इवोपोरेशन करा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जब हवा चलती रहती है और हम उसमें क्लॉथ डाल देते हैं, वेट क्लॉथ जो होता है वो हम डाल देते हैं, तो पता चलता है कि थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो गया। वाई इट्स सो? तो ये करता क्या है, इंक्रीज जैसे ही विंड का स्पीड बढ़ता है वैसे ही पार्टिकल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का या कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल का वो एक दूसरे से अलग अलग होने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होने लगता है और इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल का अट्रैक्शन कम होने लगता है। अब कम होगा तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग जाएगा तो जल्दी वहाँ से वेट कर जाएगा, इसलिए वो इवेपोरेट कर जाता है वहाँ से। यहाँ तक तो थी आपका इसका इफेक्ट फैक्टर की क्या क्या इफेक्ट करता है। अब हमें पढ़ना है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है। हम देखते हैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कि इवेपोरेशन होता है तो कूलिंग होता है। नेल पॉलिश आपने कभी देखा है? नेल पॉलिश, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एसीटोन का। उसको रिमूव करने के लिए हम एसीटोन का यूज करते हैं। तो उसे जैसे ही हम लगाते हैं और वो एस्केप करता है तो उस प्लेस पे ठंडा 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 थोड़ा सा लगता है। इससे भी बेटर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। गर्मी के दिनों में हम सब घर में क्या यूज करते हैं? घड़ा यूज करते हैं, पॉट। उसमें अगर हम वाटर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके सरफेस से इवोपरेट्स करना, वेपर में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण कि वो सराउंडिंग से कूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से हटेंगे इवोपरेशन के कारण वेपर में चेंज होंगे तो सराउंडिंग का जो कूलिंग एनर्जी है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा और जिसके कारण कि वो पूरे उस सराउंडिंग को जिस पॉट में हमने रखा है उसे वो कूल कर देगा। यही इसका सबसे मेन फैक्टर है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में प्लाज्मा एंड बॉस एंड कंडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 2 नया स्टेट जो आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर भी करवा दूँ या इन बुक प्रीवियस ईयर तो नहीं लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर में करवा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताएंगे उतना ज़्यादा हम एनर्जेटिक होंगे और उतना ही एनर्जी के साथ आपको और भी नया नया कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊँगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।